अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री, और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.1 कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं का एक अहम हिस्सा है और इससे हम वाफिर मिकदार में एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी इकसाम है। तो जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप कोई भी ग़िज़ा लें उसमें क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होती है। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं तो क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक केमिकल फार्मूला होता है। तो क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, और हमारे ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। तो इस चैप्टर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और इसके अलावा वाइटामिन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इसका हमारे पास मौजूद है कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली दे कंटेन एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कुछ भी हो बहरहाल, लेकिन उसमें क्या बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। किसमें बेटा? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन उसमें क्या है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर हाल में मौजूद होगा। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से। तो दे हैव जनरल फार्मूला। तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास मौजूद है बेटा CX। ठीक है, और उसके बाद क्या है बेटा, होल H2O और Y। तो जो X और ये Y लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे देखिए CX और यहाँ लिखा हुआ है H2O और Y। तो क्या है बेटा, इस X की जगह कोई भी नंबर आ सकता है हमारे पास। ठीक है, और इस Y की जगह हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये तो एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला याद रहना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे कार्बन हमारे पास क्या हो बेटा, यहाँ पे 6 कार्बन हो। ठीक है, और यहाँ पे Y में कुछ और वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है ना, तो उससे मसला नहीं है। तो अभी आप इसका जनरल फार्मूला याद रखना है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये देख रहे तो मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लिखा। ठीक है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही पाए जाते हैं, उसका तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो बस आपको ये जनरल फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कार्बन होता है, देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, ब्रैकेट में देखिए हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब वाटर नहीं है। ठीक है ना, तो अभी खैर आगे देखते हैं। तो इसके जनरल फार्मूला आपने याद रखना है कि आपसे जनरल फार्मूला इसका पूछा जा सकता है। बिकॉज इन दिस कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो एज इन H2O। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? तो हाइड्रोजन अगर 2 होता है तो ऑक्सीजन 1 होता है। तो ये H2O का मतलब वाटर मॉलिक्यूल हरगिज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन 1 होगा, यानी 2:1 का रेशियो है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1। तो एक्चुअली दिस कंपाउंड डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हो सकता है आप जनरल फार्मूला देखने के बाद समझिए कि इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये आपको बता रहे हैं रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कंपाउंड दैट कैन बी आइदर सिंपल शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सिंपल शुगर भी हो सकता है और इसके अलावा पॉलीमर भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल शुगर क्या होता है? तो ज़रा आप इससे मॉलिक्यूल को देखें, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें। ये है आपके पास बेटा एक सिंपल शुगर। ठीक है, जो ग्लूकोज हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके पास बेटा एक सिंपल शुगर है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल शुगर के अलावा भी क्या हो सकता है बेटा, पॉलीमर हो सकता है। पॉलीमर क्या होता है बेटा, जब दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाए बेटा, बॉन्ड हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, वो पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं 2 हो, 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 बॉन्ड हो जाए, 4 बॉन्ड हो जाए, 5 बॉन्ड हो जाए, 6 शुगर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड हो जाए। तो ये तो एक यूनिट है शुगर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इसी तरीके हो सकता है कि 10 शुगर के मॉलिक्यूल के यूनिट जो है वो क्या हो जाए, आपस में बॉन्ड हो जाए, तो वो क्या बना लेंगे बेटा, पॉलीमर बना लेंगे। ठीक है, तो इनको आप क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है बेटा, एक सिंपल शुगर भी हो सकता है या इसके अलावा पॉलीमर भी हो सकता है। पॉलीमर कैसे बनेगा, कंपोज ऑफ मैनी सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। तो ये एक सिंपल शुगर है, तो बहुत सारे सिंपल शुगर आपस में लिंक हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। लेकिन वो भी क्या कहलाएगा आपके पास, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, तो अ सिंपल शुगर, अ कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपाउंड दैट कैन बी आइदर अ सिंपल शुगर और अ पॉलीमर कंपोज ऑफ मैनी सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें पॉलीमर वगैरह को हरगिज़ नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल शुगर को देखना है। लेकिन मैंने ये एक लाइन इजाफी डाली ताकि आपको बात समझाई जा सके। ठीक है, तो पॉलीमर में क्या बनता है बेटा, आपके पास चेन बनती है। कभी आपने पॉलीमरिक केमिस्ट्री पढ़ा हो, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हो, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि बेटा 2 मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनते हैं। तो क्या है बेटा, ये शुगर का एक मॉलिक्यूल है, ये कहलाएगा मोनोमर। ठीक है, ये भी एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ये कहलाएगा मोनोमर।
तो जब दो मोनोमर या दो से ज़ायद मोनोमर आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो पॉलीमर बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट भी क्या बेटा सिंपल शुगर भी हो सकता है या पॉलीमर भी हो सकता है। अब ये शुगर मॉलिक्यूल में यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जा सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चरल एनालिसिस शो दैट दिस कंपाउंड कंटेन, ठीक है, दिस कंपाउंड क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, तो अब आपने एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे लिखा गया है CHO। इसके अलावा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप बेटा आपके पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा कीटोन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये है बेटा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो वो इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और ये किसका फंक्शनल ग्रुप बेटा एल्डिहाइड का। तो कार्बोहाइड्रेट में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप या तो कीटोन ग्रुप पाया जा सकता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एक कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी हो तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखते हैं और फिर मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि किस तरीके से ये मामलात हैं। तो ये याद रखना है बेटा कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप दोनों में से कोई एक होगा। किसके साथ बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, क्योंकि OH इसका फंक्शनल ग्रुप बेटा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके पेपर में डेफिनेशन आती है, पूछा जाता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये आपसे MCQ से पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या है बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ज़रा आप इस स्ट्रक्चर को देखें। तो इसमें क्या है बेटा इधर ज़रा ये फंक्शनल ग्रुप देखें, ये आपको दिख रहा है, देखिए C डबल बॉन्ड O H, देखिए C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप बेटा एल्डिहाइड, क्लियर है। और इसमें देखिए बेटा इस चेन में देखिए इस 5 कार्बन की चेन में देखिए यहाँ पे क्या लगा बेटा अल्कोहल, अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा ये तो एल्डिहाइड हो गया और ये आपके पास क्या हो गया बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी बोले तो इसका मतलब हो गया बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा है, तभी वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो बेटा पॉली, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो OH को क्या बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये क्या है बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल शुगर है आपके पास, इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कार्बोहाइड्रेट आप किससे डिफाइन करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले में भी एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद है। तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप ये है बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास कीटोन का। तो देखें बेटा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और 2 बॉन्ड इसके फ्री हैं, ठीक है, एक इसके साथ बन रहा है और एक इस कार्बन के साथ बन रहा है। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा आपके पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है बेटा ये आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये भी बेटा एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है एल्डिहाइड का, इसमें फ़र्क है कीटोन का। तो इसका नाम कुछ और होगा और इसका नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा मैं इसका नाम बता देता क्योंकि इसमें एल्डिहाइड मौजूद है। तो इसको आप कहेंगे बेटा एल्डोस शुगर। क्या कहेंगे बेटा एल्डोस शुगर। एल्डोस शुगर क्यों कहेंगे क्योंकि इसमें एल्डिहाइड मौजूद है। और इसको आप क्या कहेंगे बेटा इसको आप कहेंगे कीटोस शुगर, ठीक है, ओके। इसको एल्डोस कहा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसको कीटोस शुगर कहा क्योंकि इसमें क्या मौजूद है बेटा कीटोन मौजूद है, क्लियर है। और इसका एक और नाम क्या होता है बेटा इसका नाम होता है आपके पास ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है इसका नाम होता है ग्लूकोज। और जिसमें कीटोन मौजूद होता है उसका नाम होता है आपके पास फ्रक्टोज। तो कभी ना कभी आपने क्लास 9 में इसका नाम सुना होगा बायोलॉजी में, ठीक है। तो एल्डोस शुगर होता है बेटा ग्लूकोज, कीटोस शुगर होता है फ्रक्टोज। तो ये बातें भी आपसे MCQ में पूछी जा सकती हैं। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा तो देखेंगे इसमें कार्बन 6 है,
ठीक है, हाइड्रोजन होंगे 12 और ऑक्सीजन होंगे 6। तो आप इसको गिनिएगा खुद से, ठीक है। इसमें होंगे कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। इसमें भी होंगे बेटा कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C6H12O6, लेकिन इनमें क्या है बेटा, कुछ स्ट्रक्चर का फ़र्क है, बॉन्डिंग का फ़र्क है। तो यहाँ पे मौजूद है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे मौजूद है बेटा कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो ये सब तमाम बातें जो पता चलती है बेटा, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वजह से पता चलती है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके हम पता कर सकते हैं कि बेटा कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये मालूम नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे सामने पहले से मौजूद है, बस इससे हमें सीखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे अप्रोच में नहीं कि हम यहाँ पे जाके चेक कर सकें कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लेकिन जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए वहाँ पे आसानी का मामला हो जाए और आप इसको सीख जाएँ, ठीक है। क्लियर है। तो ये तमाम बातें आपने सीख ली। इसमें आप देखेंगे इसमें कार्बन 6 होगा, इसमें भी कार्बन 6, इसमें हाइड्रोजन 12, इसमें भी हाइड्रोजन 12, इसमें ऑक्सीजन 6 और इसमें भी ऑक्सीजन 6 होंगे। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका नाम तो कुछ और है, इसका नाम कुछ और है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ और है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ और है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और लार्ज मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस दिस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। मैंने अब तक ये बात नहीं बताई। तो और लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो सिंपल है। इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 2 यूनिट, 2 ग्लूकोज के यूनिट या 2 शुगर के यूनिट आपस में क्या हो बेटा, लिंक हो, ठीक है। तो क्या कहा, लार्ज मॉलिक्यूल। तो जब वो लिंक होंगे तो वो भी तो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। हो सकता है बेटा 5 सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है शुगर के वो आपस में लिंक हो, तो वो भी तो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा ना। तो और लार्ज मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूस दिस कंपाउंड, तो एक बड़ा कंपाउंड है, उसमें 5 शुगर के यूनिट मौजूद है, ठीक है, या 5 ग्लूकोज के यूनिट मौजूद है। तो जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो वो ये सब कंपाउंड है, तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, आपके पास कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, ठीक है। और लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस दिस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो बड़े जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका मास हेवी होता है या लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो अगर इस कंपाउंड को रिलीज़ करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्लियर है। तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर जनरली टर्म एज एल्डोसिस, ठीक है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो उसको आप कहेंगे एल्डोसिस या एल्डोज। एंड दोज कंटेन कीटोन ग्रुप आर टर्म एज कीटोस या कीटोसिस, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास है बेटा मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन नेचर। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो टेस्ट होता है वो होता है मीठा, मिठास होते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं बेटा, सैकराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप नाम सुनेंगे मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड या पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सैकराइड्स कहते हैं। तो सैकराइड के माने क्या बेटा, स्वीट्स। क्लियर है। तो अब हम कुछ नई बातें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो आज से पहले किताबों में मौजूद नहीं थी मेरे ख्याल से क्लास मैट्रिक में। तो आज देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हैव द प्रॉपर्टी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। तो वर्ड आ गया हमें प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसमें से क्या है बेटा, अगर लाइट निकल रही है तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे प्लेन्स मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, बहुत सारे प्लेन्स मौजूद है। तो ठीक है, देखें ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ये तो मैंने बस गिनती के चंद 4 प्लेन बना दिए, 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन। ये तो मैंने गिनती के 4 प्लेन बना दिए। लेकिन जब टॉर्च लाइट से टॉर्च निकली है, लाइट से, बल्ब से जो रोशनी निकलती है, उसमें बहुत सारे प्लेन्स मौजूद होते हैं। बहुत सारे क्या मौजूद है बेटा, प्लेन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आप इस टॉर्च लाइट में या लेज़र लाइट में देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो लाइट की वेव है वो इस प्लेन में भी आ रही है, इस प्लेन में भी आ रही है, इस प्लेन में भी आ रही है, इस प्लेन में भी आ रही है। तो लाइट की वेव जो है हर प्लेन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में लाइट वेव्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चंद प्लेन्स बनाए। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, तो ये जो लाइट मौजूद है ये है बेटा आपके पास अनपोलराइज लाइट, ठीक है, अनपोलराइज लाइट, क्योंकि इसमें बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स मौजूद है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स मौजूद, यानी लातादाद प्लेन्स मौजूद है। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें सारे प्लेन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जब लाइट के सारे प्लेन ख़त्म हो जाए और सिर्फ उसमें एक प्लेन मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ कितने प्लेन मौजूद बेटा, एक प्लेन मौजूद हो, तो वो लाइट कहलाएगी आपके पास कौन सी बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये लाइट कौन सी बेटा, ये लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। इसकी क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन है,
ठीक है। तो लाइट वेव जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में होगी, तो ये कहलाएगा बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट से होगा क्या, तो हमारे पास कुछ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो हम चेक करेंगे उसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में से क्या गुजारेंगे बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारेंगे, और फिर हम देखेंगे कि लाइट में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। तो आज इसको देखते हैं क्या है हमारे पास। तो कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो हैव द प्रॉपर्टी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर सकते हैं बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। रोटेट कैसे होंगे, सोचेंगे प्लेन पोलराइज लाइट जा रही है, ठीक है, तो रोटेट हो सकती है प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज। देखिए सोचिए ये प्लेन पोलराइज लाइट आपके पास आ रही है, ठीक है, हो सकता है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। क्लॉकवाइज कौन सी, जो घड़ी की डायरेक्शन में रोटेट हो, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी, जो घड़ी के मुखालिफ डायरेक्शन में रोटेट हो। ठीक है। तो आइए देखें क्या होता है हमारे पास। तो आज इसको देखते हैं, लिखा हुआ है दोस्त कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो रोटेट करे प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज। कहाँ रोटेट करे बेटा, क्लॉकवाइज। तो ये जो लाइट वेव है जिसकी जो प्लेन है, ठीक है, ये हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, ये तो लाइट ऐसे ही मौजूद है, तो वो इस तरीके से रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर लाइट, कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, क्योंकि अनपोलराइज लाइट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बहुत सारी प्लेन होगी। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज, तो उसको आप कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहेंगे बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको आप शो करेंगे बाय डी या प्लस से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उसको, उस कार्बोहाइड्रेट को आप शो करेंगे डी के साइन से, या उसमें आप प्लस लगाएंगे कि ये मेंशन करने के लिए जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद है ये डेक्सो रोटेटरी है। ठीक है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज क्या कर देती है बेटा, मूव कर देती है। क्लियर है, रोटेट कर देती है। ठीक है। वाइल दोज रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज, और जो एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज को रोटेट करें तो वो कहलाएगा आपके पास लीवो रोटेटरी। ठीक है। और लीवो रोटेटरी को आप मेंशन करेंगे, इंडिकेट करेंगे माइनस के साइन से, या एल लिखेंगे उस कंपाउंड के साथ। ठीक है। अब आप इस पिक्चर को देखें, अब आपको पूरी बातें आपको समझाई जाएंगी। ठीक है। तो आप इस पिक्चर को देखें, एक ऊपर दी गई पिक्चर है और एक नीचे। जो पिक्चर ऊपर दी गई है वो है बेटा अनपोलराइज लाइट की, और जो नीचे दी गई है वो है प्लेन पोलराइज लाइट। तो जब आप ऊपर वाली पिक्चर को देखेंगे उसमें क्या है बेटा, लाइट की बहुत सारी प्लेन है, ठीक है, तो इस वजह से इसको कहेंगे बेटा अनपोलराइज लाइट। और जब नीचे वाले में देखेंगे क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन मौजूद है, तो इसको कहेंगे बेटा प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसमें देखिए कि बेटा प्लेन पोलराइज लाइट किस तरीके से हासिल करते हैं। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखें, आपको बहुत सारे प्लेन्स दिख रहे होंगे, ठीक है, तो मतलब क्या है बेटा, ये लाइट की डिफरेंट प्लेन्स है, बहुत सारी लेफ़्ट हैंड साइड है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि डार्क कलर का वो है बेटा पोलराइज़र, वो क्या करेगा बेटा, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेगा। तो आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से जैसे ही अनपोलराइज लाइट एक पोलराइज़र पर टकराती हैं तो उसके बाद क्या होता है बेटा, लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। तो आप देखेंगे सेंटर में तो आपको सिर्फ एक ही प्लेन दिख रहा होगा, तो ये कौन सी लाइट है बेटा, ये है प्लेन पोलराइज लाइट। तो आप देखेंगे बेटा पोलराइज़र में, तो वहाँ पे क्या है बेटा, लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, तो वो क्या है बेटा पोलराइज़र, तो वही क्या है बेटा प्लेन पोलराइज लाइट बनाती है। ठीक है। तो अब ये प्लेन पोलराइज लाइट आगे मौजूद है, और वो जो इंसान मौजूद है उसकी आंखें क्या है बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को देख सकती हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लिया बेटा प्लेन पोलराइज लाइट किस तरीके से हमारे पास आती है। तो यहाँ मैं आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप बात को समझ सकें, लेकिन ऐसी कोई बातें किताब में नहीं दी गई, पिक्चर भी नहीं दी गई है। तो आप इस पिक्चर में देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में उस तरफ से लाइट रेज निकल रही हैं बल्ब से, तो लाइट रेज जो निकल रही है वो है बेटा अनपोलराइज लाइट, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्लेन है, आप देख सकते हैं। तो क्या है, अब उसके बाद देखिए लाइट जाएगी बेटा पोलराइज़र में, ठीक है, तो लाइट गई पोलराइज़र में, तो लाइट कन्वर्ट हो गई बेटा प्लेन पोलराइज लाइट में, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ स्मॉल ट्यूब कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।
तो क्या है बेटा, इस ट्यूब में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे ही पोलराइज लाइट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से पास आउट होंगी, तो क्या है बेटा, जो लाइट की डायरेक्शन है, प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, रोटेट होगी। तो आप देखेंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट है आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद क्या है बेटा, रोटेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही बाहर निकलती हैं तो उसे क्या है बेटा, ऑब्ज़र्व किया जाएगा एनालाइज़र के ज़रिए, और एनालाइज़र के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि लाइट ने कितनी रोटेशन की है, ठीक है। तो इस तरीके से मामला आते हो सकता है किसी में क्या हो बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन और किसी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है प्लेन पोलराइज लाइट की, तो उसको कहेंगे, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को करेंगे वो है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर कोई मॉलिक्यूल क्या है बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो कहलाएगा बेटा लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो यहाँ तक मामला उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारे पास मौजूद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 3 टाइप्स है, एक है बेटा मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में क्या होगा बेटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लूकोज का यूनिट होगा, एक ही शुगर का क्या होगा बेटा, यूनिट मौजूद होगा, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोसेक्राइड होंगे, ठीक है। तो ये जो आप ग्लूकोज देख रहे हैं, ये क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड है, ठीक है। क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड है, क्योंकि ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ये भी एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मोनो में क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होगा आपके पास ग्लूकोज का, ठीक है, या शुगर का। इसी तरीके ओलिगोसेक्राइड है, इसमें क्या होगा बेटा, मोनोसेक्राइड के कम से कम 2 से लेकर 10 यूनिट्स होंगे, मोनोसेक्राइड के 2 से लेकर 10 यूनिट्स होंगे, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड में। और मोनोसेक्राइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होगा, क्लियर है, ओके। और इसी तरह आपके पास पॉलीसेक्राइड है, तो पॉलीसेक्राइड में आपके पास शुगर के कितने यूनिट होंगे, तो आपके पॉलीसेक्राइड में शुगर के जो यूनिट होंगे वो मोर देन 10 होंगे, ठीक है। तो जब मोर देन 10 शुगर के यूनिट आपस में लिंक हो तो उसको आप कहेंगे बेटा पॉलीसेक्राइड। और जब 2 से लेकर 10 के दरमियान शुगर के यूनिट आपस में लिंक हो तो उसको आप कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। और जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही शुगर का यूनिट हो तो आप उसको कहेंगे बेटा मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो अब आज इनको तफसील से पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 इकसाम है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हाइड्रोलिसिस की बुनियाद पे कितने किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स है, 3 किस्म के। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा, हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो वाटर के जरिए वो क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से हम क्या करें बेटा, हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस की बुनियाद में पता चलता है बेटा 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो आज हम मोनोसेक्राइड को देख लेते हैं। तो दे आर कॉल्ड सिंपल शुगर, बहुत ही सिंपल शुगर होंगे, ठीक है। तो दिस कार्बोहाइड्रेट्स कांट बी फर्दर सिंप्लीफाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो मोनोसेक्राइड को अगर आप पानी में हल करें, डिजोल्व करें, ठीक है, तो ये और डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो आखिरी यूनिट मोनोसेक्राइड है। अगर पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीसेक्राइड से आपके पास ओलिगोसेक्राइड आ सकता है। अगर आपके पास ओलिगोसेक्राइड है तो ओलिगोसेक्राइड से मोनोसेक्राइड आ सकते हैं। तो सबसे आखिरी यूनिट मोनोसेक्राइड है शुगर की, ठीक है, इसको याद रखना है। तो दिस कार्बोहाइड्रेट कांट बी फर्दर सिंप्लीफाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो मोनोसेक्राइड कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम एंड मे बी सब डिवाइडेड। तो मोनोसेक्राइड में 3 से लेकर 10 कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने देखा था एक स्ट्रक्चर इस किस्म का, उसमें टोटल 6 कार्बन थे। तो कार्बन कम भी हो सकते हैं, कार्बन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड में जो कार्बन की रेंज है वो 3 कार्बन से लेकर 10 कार्बन की है। लेकिन इससे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था किसका बेटा, एल्डोज शुगर का। तो वह मैं दोबारा बनाता हूँ, ज़रा आप देख लें। तो ये क्या है बेटा, आपके पास एल्डोज शुगर। ठीक है, ये हमारे पास शुगर कौन सा बेटा, एल्डोज शुगर है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन कार्बन की तादाद देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन की रेंज कम भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ से कार्बन कम हो जाए, ठीक है। तो क्या है बेटा, मोनोसेक्राइड में कार्बन की रेंज है वो 3 से लेकर 10 के दरमियान होगी, ठीक है। तो इसमें 3 कार्बन भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से बेटा 2 कार्बन, 6 कार्बन है टोटल, इसमें से 3 कार्बन अगर आप निकाल दें, ठीक है, ये 3 अगर आप निकाल दें तो क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन की तादाद कम हो जाएगी। और अगर आप इसके दरमियान में कार्बन की तादाद को बढ़ा दें, ठीक है, तो हाइड्रोजन की तादाद भी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है बेटा, जो कार्बन की तादाद होगी वो 3 से लेकर 10 के दरमियान होगी। लेकिन अभी हमने इतने स्ट्रक्चर्स नहीं देखने, हमें सिर्फ सिंपल देखना है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 कार्बन मौजूद है।
तो मोनोसेक्राइड में जो कार्बन मौजूद हो सकते हैं उनकी तादाद 3 से लेकर 10 तक हो सकती है, लेकिन इसमें कितने मौजूद बेटा 6 कार्बन मौजूद है। तो अगर क्या है बेटा मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन मौजूद है, ठीक है, अगर कोई आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें अगर 3 कार्बन मौजूद है तो उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे बेटा ट्रायोस, ठीक है। ट्रायोस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसमें 3 कार्बन मौजूद है, ठीक है, ओके। और अगर किसी में बेटा 4 कार्बन मौजूद है तो उसको आप नाम देंगे टेट्रोस, ठीक है ना। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, ठीक है। तो किसी में अगर 3 कार्बन है तो उसको आप कहेंगे ट्रायोस, 4 कार्बन है तो कहेंगे टेट्रोस। और अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में, किसी मोनोसैकेराइड में 5 कार्बन है तो उसको आप कहेंगे पेंटोस, ठीक है, क्लियर है। और अगर किसी मोनोसैकेराइड में 6 कार्बन है उसको कहेंगे हेक्सोस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा इसमें कितने कार्बन मौजूद हैं, तो इसमें टोटल 6 कार्बन है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हेक्सोस शुगर कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हेक्सोस शुगर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन मौजूद है। तो अगर इसमें कार्बन 5 हो जाता है तो इसका नाम होगा पेंटोस, और अगर कार्बन होते हैं 4 तो इसका नाम होगा टेट्रोस, और अगर कार्बन होते हैं 3 तो इसका नाम होगा आपके पास ट्रायोस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद बेटा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे दे पोसेस, ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो इससे पहले मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपली फाइड नहीं हो सकता है हाइड्रोलिसिस की बुनियाद पे, क्योंकि आखिरी यूनिट जो है वो आपके पास मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड से कम पे बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जो मोनोसेक्राइड है वो इसमें सब डिवाइड हो सकता है, ये ट्रायोस है, टेट्रोस है, पेंटोस, हेक्सोस, ये क्या है बेटा, ये मोनोसेक्राइड का ही पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है बेटा, मोनोसेक्राइड का पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा अगर मोनोसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड को आपने वाटर में हल किया तो यहाँ पे आपके पास एक हेक्सोस शुगर लिखा हुआ है C6H12O6। हेक्सोस क्यों कह रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि कार्बन की तादाद 6 है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, पेन के लिए 5 इस्तेमाल करते हैं और 6 के लिए हेक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हेक्सोस शुगर कह रहे हैं। तो अगर हेक्सोस शुगर को यानी मोनोसेक्राइड को आप पानी में हल करें, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करें, तो आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये सब डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस ये मोनोसेक्राइड ही है, ठीक है। तो ये सब डिवाइड हो सकता है, लेकिन इससे छोटी कोई यूनिट नहीं आ सकती, क्लियर है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड ही आपके पास आखिरी है। इसके अलावा तो ग्लूकोज इज ऑब्टेन नेचुरली, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपके पास है ग्लूकोज का, ठीक है। इससे पहले हमने बताया आपको, इसको एल्डोज भी कह सकते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो ये भी आप जानते हैं। इसी तरीके से कीटोन का हमने कीटोस शुगर का भी स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। कीटोस शुगर को क्या कहते हैं बेटा, आप उसको कहते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। कीटोस शुगर अगर देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद बेटा, ये है कीटोस शुगर, ठीक है। तो कीटोस शुगर में ये बेटा आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो ये है बेटा कीटोस शुगर, क्लियर है। तो अब आज इसको देखते हैं। तो ग्लूकोस ग्रेप शुगर, तो ग्लूकोज क्या है बेटा, ग्रेप में ही पाया जा सकता है, और ऐसे भी बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जा सकता है, बिलोंग टू एल्डोस। तो ये ग्लूकोज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, एल्डोस शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्डोस शुगर, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है। एंड फ्रक्टोस, तो ये है बेटा आपके पास फ्रक्टोस, ठीक है। ये फ्रक्टोस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, एक कीटोन ग्रुप मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो कीटोन को कहते हैं बेटा फ्रक्टोस शुगर, और एल्डोस को कहते हैं बेटा ग्लूकोज। अब देखते हैं बेटा, तो ग्लूकोज इज ऑब्टेन नेचुरली एज डेक्सोरोटेटरी, तो ग्लूकोज पाया जाता है बेटा कुदरती तौर पर डेक्सोरोटेटरी। तो इस डेक्सोरोटेटरी का क्या मतलब है, तो अभी हमने आपको बताया डेक्सोरोटेटरी का मतलब कि जब क्या है बेटा, ग्लूकोज में से आप प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारें तो ये ग्लूकोज क्या करेगी, उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस वजह से हम ग्लूकोज को कहते हैं बेटा डेक्सोरोटेटरी। तो हमें पता चलता है कि ग्लूकोज है डेक्सोरोटेटरी। तो इन फूड सच एज ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में पाया जाता है ये 20 से 30%। तो ये सब बातें इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि डेक्सोरोटेटरी ये होता है क्या बेटा, ग्लूकोज। इट कैन आल्सो बी फाउंड इन हनी, तो शहद नहीं पाया जा सकता है। तो अगर शहद है कोई मीठी चीज़ है तो ज़रूरी थोड़ी उसमें सिर्फ फ्रक्टोज ही मौजूद है, उसमें क्या है बेटा, ग्लूकोज ही मौजूद होता है, हो सकता है फ्रक्टोज ही मौजूद हो सकता है, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही मौजूद हो, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो शहद में भी पाया जा सकता है, ग्रास में भी पाया जाता है बेटा, सेब में भी पाया जा सकता है, जो सब्जियां आप खा रहे हैं उसमें भी ग्लूकोज पाया जा सकता है, ठीक है। तो इट में भी फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन केन शुगर, तो ग्लूकोज है केन शुगर यानी गन्ने के रस में भी पाया जा सकता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में, यानी 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होंगे, ठीक है, क्लियर है।
यानी 2 मोनोसेकेराइड आपस में लिंक होंगे। सेलुलोज में पाया जा सकता है, ये प्लांट का पार्ट है, तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। तो पॉलीमर होते हैं, ठीक है, सेलुलोज। और इसी तरह स्टार्च, तो प्लांट भी क्या है बेटा, जो ग्लूकोज बनाते हैं उसको सेव करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, या शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, आपस में लिंक होते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम स्टार्च कहते हैं। यानी उसको स्टार्च बना के सेव करके रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेटा वाटर के साथ, ठीक है, तो ये बनाएगा बेटा ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो ये कौन बनाता है बेटा, प्लांट्स बनाते हैं। तो कुदरती निज़ाम है, तो ये उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है। लेकिन अगर मैंने आपको एसिड बेस पढ़ाया हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, मुख्तलिफ केमिकल्स जो है वो मुआवन किरदार अदा करते हैं किसको बनाने में बेटा, ग्लूकोज बनाने में। क्योंकि यहाँ पे बेटा सनलाइट चाहिए होता है, आपको क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो अगर आपके पास क्लोरोफिल ना हो, यानी प्लांट के पास क्लोरोफिल ना हो, सनलाइट की मौजूदगी ना हो, तो ये ग्लूकोज भी जो है वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्लांट भी जो अगर एक्सेस में ग्लूकोज बना लेंगे तो उनको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो वो उसको स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होंगे और बनाएंगे बेटा स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च क्या बेटा, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और क्लोरोफिल जो है वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है। तो अगर क्लोरोफिल मौजूद होगा तो रिएक्शन जो है यानी जो ग्लूकोज बनाने का अमल है वो बड़ी स्पीड से होगा। अगर प्लांट में क्लोरोफिल की कमी होगी तो जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो होगा। तो क्लोरोफिल होना चाहिए प्लांट में, अगर इसकी कमी है तो रिएक्शन मुतासिर हो सकता है, ठीक है। और इस अमल को कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आल्सो यूज ग्लूकोज टू मेक स्टार्च, तो प्लांट जो है इसी ग्लूकोज को, यानी अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो उसको इस्तेमाल करके किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, स्टार्च और सेलुलोज में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्च और सेलुलोज क्या है बेटा, एक पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है, जिसको आप क्या कह सकते हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं। क्लियर है, इसको बात को आपने याद रखना है। इसी तरीके से ग्लूकोज इज़ नेसेसरी कंपोनेंट। अब ये इंसानों के बारे में, तो ग्लूकोज जो है ह्यूमन ब्लड में एक बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। तो अक्सर व बेशतर डॉक्टर पेशेंट को ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं। तो जो शुगर यानी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो घरों में भी उनका टेस्ट किया जाता है मशीन के ज़रिए। शुगर स्ट्रिप का इस्तेमाल करके हम शुगर चेक कर लेते हैं, जिसमें कभी हो सकता है आपने भी किया हो। तो वहाँ पे आप देखते हैं बेटा, कभी किसी का शुगर 90 भी आता है, कभी 300 भी आता है, कभी 400 भी आता है। तो ये तशवीशनाक बात होती है। तो शुगर का जो लेवल है वो जो आपको दिया गया है उसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। तो आउट ऑफ द लिमिट और इनर द लिमिट्स नहीं होना चाहिए। तो वो लिमिट्स क्या है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कभी आप ब्लड शुगर की रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे आप इसको आज पढ़ने के बाद ब्लड शुगर की रिपोर्ट को आप ठीक से पढ़ सकेंगे। तो द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड ग्लूकोज इज 65 to 1110 मिलीग्राम, ठीक है। तो इतने मिलीग्राम शुगर होना चाहिए कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड में, ठीक है। कितने ml ब्लड में बेटा, 100 ml ब्लड में। तो अगर सोचिए आपने 100 ml ब्लड का सैंपल लिया, मैं शायद 100 ml ब्लड का सैंपल लेते हैं नहीं, तो हम अगर 2 ml लें या 1 ml लें तो उसको क्या बेटा, मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, शुगर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो जब आप बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। लेकिन हमें 100 ml कलेक्ट नहीं करना। अगर 100 ml कलेक्ट करके हम ब्लड शुगर टेस्ट करें तो बहुत अहमकाना बात होगी, ठीक है। तो हम 100 ml ब्लड नहीं लेते, तो वहाँ पर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करके हम उसको 100 ml के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1 ml लें या 0.5 ml लें तो इनसे ही पता चल जाता है। तो जो शुगर स्ट्रिप में आप ब्लड इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा एक ड्रॉप भी ठीक से नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या है बेटा, हमें शुगर की वैल्यू पता चल जाती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको एवरेज बताया जा रहा है कि 100 ml ब्लड में, तो 100 ml ब्लड में शुगर की जो क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, 65 मिलीग्राम से 110 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, लिमिट्स है, ठीक है। तो जब आप नॉर्मली आम जिंदगी की बात करते हैं तो हम यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो नॉर्मली पेशेंट्स हो उनको यूनिट समझ में नहीं आती। और अगर आपने भी कभी टेस्ट किया हो तो वहाँ पे आप भी जो है मैग्नीट्यूड का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई आप मिलीग्राम पर 100 ml कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन में जो ब्लड की नॉर्मल ब्लड शुगर की जो नॉर्मल रेंज है वो है 65 मिलीग्राम से 1110 मिलीग्राम पर 100 ml। और अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए, हो सकता है आपसे एग्जाम में परसेंटेज में पूछा जाए, हो सकता है ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही अहमियत का हामिल एमसीक्यूज़ है, ठीक है। और इतने परसेंट, अगर परसेंट में बात करें, ठीक है, किसमें बात करें बेटा, परसेंट में, तो परसेंट में क्या है बेटा, ये इतने परसेंट पाया जा सकता है। शुगर 0.06 से लेकर 0.1%, 100 ml
ब्लड में, ठीक है। कितना परसेंट? 0.06 से 0.1%। तो इसी ग्राम को किस में कन्वर्ट किया गया बेटा? परसेंट में कन्वर्ट किया गया। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपने, ठीक है। इसी तरीके से ग्लूकोज जो है हमें ख्याल करते हैं कि भाई एक रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट के लिए रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज, क्योंकि एक सिंपल शुगर है तो फ़ौरन हमें एनर्जी फराहम करेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का काम ही क्या है बेटा? एनर्जी फराहम करना। तो फ्रक्टोज, अब फ्रक्टोज की बारी आती है, तो फ्रक्टोज के बारे में कोई ज़्यादा बात हमारे पास नहीं है। तो फ्रक्टोज आकर इन ड्राई फ्रूट, हनी, केन शुगर, तो इनमें क्या है बेटा? फ्रक्टोज पाया जाता है। तो मोनोसेक्राइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्वीट्स इन टेस्ट। तो मोनोसेक्राइड क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अगर मोनोसेक्राइड को आप सॉलिड्स में तब्दील कर लेते हैं तो ये क्या होंगे बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। तो इनका एक मखसूस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और स्वीट इन टेस्ट होंगे। तो सेक्राइड के मायने क्या है बेटा? स्वीट इन टेस्ट। तो मोनोसेक्राइड भी क्या होता है बेटा? मिठास मौजूद होती है। एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप मोनोसेक्राइड को पानी में हल करते हैं तो वो क्या होता है बेटा? हल हो जाता है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपने देखा, इसको किस तरीके से बनाना है, इसको भी देखा आपने किस तरीके से बनाना है। तो टोटल इसमें 6 कार्बन मौजूद है। तो अगर आपसे कहता है कोई आप बनाएं हेक्सोज शुगर या एल्डोज शुगर, ठीक है, तो आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। टोटल आपने 6 कार्बन लिखने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप लिख लें एल्डिहाइड, ठीक है। अब उसके बाद 5 कार्बन रह गए, ठीक है। तो अभी क्या है बेटा? इसकी वैलेंसी पूरी करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। CH2OH, देखें CH2OH बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे H तीसरे नंबर पे आपने यहाँ OH लगाना है, फिर H। यहाँ अगर यहाँ H है तो यहाँ OH, यहाँ H है तो यहाँ OH, यहाँ OH है तो यहाँ H, और यहाँ H है तो यहाँ OH, ठीक है। तो ये किसकी मिसाल है? एल्डोज शुगर की। और ये आपके पास है बेटा कीटोज शुगर। तो इसमें बिल्कुल सेम वही है, 6 कार्बन। तो CH2OH ये कीटोन का ग्रुप है, ठीक है। ऑक्सीजन लगा हुआ कीटोन का ही फंक्शनल ग्रुप होता है ना। तो इसके 2 साइड में क्या है बेटा? बॉन्डिंग आएगी। तो 6 कार्बन, CH2OH, H, तीसरे नंबर कार्बन पे OH यहाँ लगा देना है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से मामलात होंगे। तो ये रहा हमारे पास मोनोसेक्राइड के बारे में। अब हम देख लेते हैं बेटा डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो दूसरा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से ओलिगोसेक्राइड। तो इसको देख लेते हैं क्या है। द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेक्राइड। तो अगर ओलिगोसेक्राइड को पानी में डिसॉल्व करें, ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस, तो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड ये हमें देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड हो सकते हैं। यानी कि अगर 2 मोनोसेक्राइड या 3 मोनोसेक्राइड, 4 मोनोसेक्राइड, 5 मोनोसेक्राइड, 6 मोनोसेक्राइड, 7 मोनोसेक्राइड, 8 मोनोसेक्राइड, 9 मोनोसेक्राइड या 10 मोनोसेक्राइड आपस में बॉन्ड हो, ठीक है, आपस में बॉन्ड हो, तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा? ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। और जब उसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड हासिल होंगे, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। तो लिखा हुआ है दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो द ओलिगोसेक्राइड विच कंटेन 2 मोनोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड मौजूद हो उसको आप कहेंगे डाइसेक्राइड, ठीक है। तो ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसमें 2 मोनोसेक्राइड आपस में लिंक हो, 2 मोनोसेक्राइड आपस में लिंक हो, उसको कहेंगे डाइसेक्राइड, ठीक है। डाइसेक्राइड का एक और नाम है बेटा सक्रोज, ठीक है। सक्रोज किसको कहते हैं बेटा? डाइसेक्राइड को कहते हैं, ठीक है। एंड दोज विच कंटेन 3 मोनोसेक्राइड। और ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 मोनोसेक्राइड आपस में लिंक हो तो उसको आप कहेंगे ट्राइसेक्राइड, ठीक है। तो ट्राइसेक्राइड का भी खास नाम होता है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। एंड सो ऑन। और किसी में हो सकता है बेटा 4 मोनोसेक्राइड आपस में लिंक हो, किसी में हो सकता है 5 मोनोसेक्राइड आपस में लिंक हो, तो उसे हमें नहीं देखना। तो हमें सिर्फ डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड तक ही महदूद रहना है, ठीक है। और डाइसेक्राइड में बेटा सक्रोज, ठीक है। तो देखें ओलिगोसेक्राइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे आपके पास 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड हासिल होंगे, ठीक है। तो एक मिसाल है हमारे पास, तो हमने लिखा है एक फॉर्मूला C12H12O11, ठीक है। तो देखें इसके कार्बन जो है वो डबल हो गया, ठीक है, कार्बन 6 से 12 हो गया। तो मतलब ये है बेटा आपके पास एक डाइसेक्राइड है। क्या है बेटा? ये एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड तो है लेकिन ये ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है, ठीक है। तो डाइसेक्राइड का मतलब क्या है बेटा? इसमें 2 मोनोसेक्राइड मौजूद है, यानी 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान एक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख रहा हूँ बेटा सक्रोज। तो डाइसेक्राइड को कहते हैं बेटा सक्रोज। तो जब सक्रोज को आप पानी में हल करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास 2 मोनोसेक्राइड हासिल होंगे। तो आप देख सकते हैं एक मोनोसेक्राइड और एक और मोनोसेक्राइड। तो C6H12O6, C6H12O6, एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है फ्रक्टोज, ठीक है।
तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो ग्लूकोज में जो है वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, तो हम जो इसकी एनालिसिस करते हैं वो स्ट्रक्चरल फार्मूले पर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो इन ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है बेटा, मोनोसेक्राइड आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो कनेक्ट होंगे बेटा एक बॉन्ड के जरिए ही होंगे। ठीक है, उस बॉन्ड का नाम होता है बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो मोनोसेक्राइड जो है वो कनेक्ट होते हैं एक बॉन्ड के जरिए, उस बॉन्ड का नाम है बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को मैं आपको शो नहीं करवा सकता ना, तो ये हमारी किताब में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, तो आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है। तो दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एग्जाम्पल है ओलिगोसेक्राइड की सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज का आपने याद रखना है, लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, तो लैक्टोज जो है एक मिल्क शुगर है। तो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो लाइक मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड की वही खासियत है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्वीट इन टेस्ट है और सॉल्युबल इन वाटर है। तो उम्मीद करते हैं आपने ओलिगोसेक्राइड के बारे में जो बातें हमें दी गई थी वो आप जान गए होंगे। तो अब देखते हैं बेटा पॉलीसेक्राइड। तो तीसरी किस्म का कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है पॉलीसेक्राइड। तो इसमें जो मोनोमर्स की तादाद होगी वो मोर देन 10 होगी। ठीक है, तो दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड। तो जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड इसमें मौजूद होंगी तो हम तभी तो हमारे पास 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आएंगी। तो ये जो पॉलीसेक्राइड है इसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड मौजूद होते हैं। तो दिस प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जब पॉलीसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड हासिल होंगी। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। तो इसको पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में लिंक हुए हुए हैं। ठीक है, और क्या बना रहे बेटा, पॉलीमर बना रहे, तो इस वजह से इसको कहते हैं बेटा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन दिस कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड आर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो मोनोमर और मोनोमर के दरमियान जो लिंक होता है उसको कहते हैं बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे भी तो जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं उसको कहते हैं बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है, तो हमने पॉलीसेक्राइड मेंशन किया C6H10O5, यहाँ पे N लिखा है, तो यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा होगा, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड होते हैं, तभी यहाँ पे नंबर होगा 11, 12, 13 या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये सेलुलोज हो या स्टार्च हो, तो सेलुलोज हो या स्टार्च हो यह है पॉलीसेक्राइड। तो इसमें क्या है बेटा 10 से ज़्यादा मोनोमर होते हैं। ठीक है, अब जितने भी होते हैं उससे हमें ताल्लुक नहीं, बस इतना जान लें 10 से ज़्यादा होते हैं। तो तब क्या है बेटा, जब सेलुलोज या स्टार्च की आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या हासिल होगा बेटा, मोनोसेक्राइड हासिल होगा, यानी कि आपको ग्लूकोज हासिल होगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर सोचें यहाँ पे मौजूद होता बेटा आपके पास 11, ठीक है, तो आपके पास कितने बेटा मोनोसेक्राइड आते हैं, 11 मोनोसेक्राइड आते हैं। ठीक है ना, अगर सोचें यहाँ पे क्या होता है बेटा 15, तो आपके पास कितने मोनोसेक्राइड हासिल होंगे, 15 मोनोसेक्राइड हासिल होंगे। तो वैसे ही उतने वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपके पास इस्तेमाल होंगे इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मिसाल लिख लें पॉलीसेक्राइड की, सेलुलोज, स्टार्च। ठीक है, सेलुलोज ये भी प्लांट में पाया जाता है, स्टार्च का वर्ड जब इस्तेमाल किया जाए तो उसका ताल्लुक प्लांट से होगा। ठीक है, और जब ग्लाइकोजन का वर्ड इस्तेमाल किया जाए उसका ताल्लुक एनिमल से होगा। ठीक है दोनों कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर स्टार्च का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो प्लांट से ताल्लुक है, और ग्लाइकोजन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो एनिमल से ताल्लुक है। तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, अमाइलोज आर एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो ये तमाम क्या बेटा पॉलीसेक्राइड है, इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो मोर देन 10 होते हैं। तब देखते हैं सेलुलोज। तो सेलुलोज इज फाउंड इन सेल वॉल। तो सेलुलोज पाया जाता है बेटा सेल वॉल में। तो सेल वॉल किसमें होता है बेटा, प्लांट सेल में होता है। तो सेलुलोज जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, उसके सेल वॉल में, वुड में पाया जाता है, लकड़ियों में पाया जाता है, लिनन के कपड़े होते हैं उसमें पाया जाता है, पेपर, कॉटन में क्या पाया जाता है बेटा, सेलुलोज पाया जाता है। यानी कि तमाम में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब कॉटन में 95% सेलुलोज मौजूद होता है, मतलब कॉटन में 95% कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसलिए स्टार्च है, स्टार्च की ओरिजिन क्या बेटा, प्लांट ओरिजिन है। स्टार अकर इन सीरियल्स लाइक वीट, राइस, बार्ले एंड रूट्स ऑफ पोटैटोज। तो इन तमाम ग़िज़ाओं में क्या पाया जाता है बेटा, स्टार्च पाया जाता है। मकई, गंदम, चावल, बार्ले, जौ और जो आलू के क्या है बेटा रूट्स, जड़, उनमें पाया जाता है।
अगला है बेटा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है बेटा, एनिमल ओरिजिन है, ठीक है, तो ये हमें पाया जाता है। तो जब क्या है बेटा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें तब्दील हो जाता है बेटा, हमारे पास ग्लाइकोजन में, ठीक है। और फिर ग्लाइकोजन क्या है बेटा, डिस्ट्रॉय होता है, ब्रेक डाउन होता है, उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ग्लाइकोजन आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, फाउंड इन मसल एंड लीवर ऑफ एनिमल्स। तो मसल्स में पाया जाता है और लीवर में पाया जाता है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड आर अमॉर्फस सॉलिड। मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड क्या था आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जबकि ये क्या है बेटा, अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड कोई खास शेप नहीं होती, कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और क्या बेटा, टेस्टलेस होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर। अमॉर्फस क्यों बेटा, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, 10 से ज़ायद मोनोमर्स आपस में या मोनोसेक्राइड आपस में अटैच होंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस वजह से क्या है बेटा, ये अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हमने पढ़ लिया। तो आने वाली वीडियोज़ में हम यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।